तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राजनीति में धर्म, क्षेत्र और भाषा। ये जो तीनों टॉपिक हैं, रिलीजन, रीजन एंड लैंग्वेज, इन तीनों टॉपिक को जो है आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे ये हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर यानी कि पहचान की राजनीति में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है, तो धर्म, क्षेत्र और भाषा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहचान की राजनीति में इंक्लूड रहती हैं। को अब सारे ज्वाइन कर रहे हैं, पहले कहाँ थे पता नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें स्टार्टिंग करते हैं इस टॉपिक की। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर जो है पहचान की राजनीति जिसे हम कहते हैं, ये कोई पुराना टॉपिक नहीं है कि कोई पुराने समय की बात थी। ये नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच है ये। मतलब कि एक मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच है, नए समय की चीज़ है, ये नए समय में उभर करके आई है। जिसमें हम देखते हैं ना कि जाति, नेशनलिटी, धर्म, रिलीजन, लिंग, जेंडर, ठीक है, और फिर यौन अभिविन्यास या फिर सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड, सोशल क्लास, कुछ और चीजें जिनसे व्यक्तियों की पहचान बनती है, वो सब पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में डेवलप हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये सब चीजें जो हैं ये सारी आपकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, पहचान की राजनीति में। इसका मतलब क्या है, पहचान की राजनीति होती क्या है, इसके ऊपर बात ये होगी कि जो हमें पहचान देती है, जैसे मेरी कोई जाति है, मैं उससे पहचाना जाता हूँ। मेरा कोई धर्म है, मेरी कोई नेशनलिटी, यानी कि मैं किसी देश, किसी राष्ट्र का नागरिक हूँ, इंडियन हूँ, तो इंडियन मेरी नेशनलिटी हुई। ठीक है, धर्म मेरा नेशनलिटी हुई। ठीक है, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ या कुछ भी हूँ, तो उसमें जो है वो क्या जुड़ेगी मेरे साथ में, पहचान जुड़ जाती है। लिंग में जैसे कि जेंडर जिसको हम बोलते हैं, मैं पुरुष हूँ, महिला हूँ, इस तरीके से हम जो है उसको पहचान देते हैं। मेरा सोशल बैकग्राउंड क्या है, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आएंगे। सोशल क्लास क्या है, मेरी मजदूर हूँ, किसान हूँ, ये इसके अंदर आएंगे। अलग तरीके से जिस तरीके से भी कोई चीज़ें इस तरीके से दिखाई देती हैं आपको, तो वो जेंडर, आप उसको कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर काम करते हैं। तो पहचान की राजनीति जो इस विचार से गहराई से जुड़ी हुई है कि समाज में कुछ समूह उत्पीड़ित हैं। यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस बात को आइडेंटिफाई करती है कि सोसाइटी के अंदर कुछ वर्ग, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो फिलहाल में उत्पीड़ित हैं, यानी कि जिनका शोषण होता है, जो पीछे छूट गए हैं। ठीक है, तो उस उत्पीड़न के एनालिसिस से शुरू होता है इसका काम। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू होती है उस उत्पीड़न के एनालिसिस से, उस एक्सप्लॉइटेशन के एनालिसिस से। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग जो मुख्य रूप से जो पश्चिमी समाजों में राजनीतिक आंदोलनों का वर्णन करने के लिए, यानी कि जो वेस्टर्न सोसाइटी होती थी वहाँ पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट होते थे, उनको डिफाइन करने के लिए जो है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यूज होता था, इस शब्द का, आइडेंटिटी का। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि राष्ट्रवादी, बहुसंस्कृतिवादी, राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट, मल्टीकल्चरलिस्ट, महिलाओं के अधिकार, ठीक है, नागरिक सिटीजन राइट्स, एलजीबीटी मूवमेंट, ये सब। ठीक है, ये सब जो हैं उसके अंदर आते थे। तो पहचान की राजनीति किस परिभाषा पर निर्भर करता है कि ये शब्द जो है अन्य सामाजिक घटनाओं को भी अपने आप में शामिल कर लेता है। यानी कि सोसाइटी के अंदर जो है जितनी भी घटनाएं होती हैं किसी विशेष पहचान को लेकर के, उन सभी की सभी घटनाओं को अपने अंदर जो है ये शामिल कर लेता है। ठीक है, तो जिन्हें आमतौर पर पहचान की राजनीति के उदाहरण के रूप में अगर हम अ, नहीं देखते हैं कि ये पहचान की राजनीति नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, सरकार की जो नीतियां बनती हैं जो पहचान के आधार पर उनके डायनामिक्स को कंट्रोल करती हैं। पहचान क्या डायनेमिक, पहचान के अंदर जो डायनामिक है, जो गतिशीलता होती है, उसको कंट्रोल करती हैं। जो नीतियां बनती हैं, जैसे सी एनआरसी मूवमेंट आया, उसको लोगों ने कहा कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मुद्दा है, मुस्लिम्स की पहचान का मुद्दा है, उसको लिया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी नेशनलिस्ट एजेंडा जो है इसमें काम कर सकता है। ठीक है, इस कारण से क्या है कि कुर्जवैली और प्रेजोर स्पाइजल जो शब्द कई संभावित परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं, तर्क देते हैं कि यह एक विशेषणात्मक रूप से सटीक अवधारणा है। यहाँ पे कुछ नाम हैं, देखिए।
कुर्जुएली, प्रिज और स्पाइसल, ये शब्द हैं कुछ। तो ये शब्दों को आप देखिए, ये शब्द जो हैं, ये वर्ड जो हैं, एनालिटिकल तौर पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ये शब्द फ्रेंच वर्ड हैं, स्पाइजल, कुर्जुएल, प्रेज, ये फ्रेंच वर्ड हैं, ठीक है। तो इस शब्द की पहचान की राजनीति वर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी शुरू कब होता है, इसका यूज होना कब शुरू होता है। देखो, शुरुआत तो होती है पश्चिमी वर्ल्ड में, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर शुरुआत हुई। कब शुरू हुई? शुरू होती है जब 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध में, मतलब कि बीच में जब हम आते हैं, स्टार्टिंग जब हम करते हैं, मतलब कि 20th सेंचुरी का लास्ट पहुंचता है धीरे धीरे करके, तो वहां पे मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट जो है वो, और साथ में फ्रेंच फैनन, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट जो है ए विंडिकेशन ऑफ वुमन एक किताब लिखती हैं, ए विंडिकेशन ऑफ वुमन, फर्स्ट लिबरल फेमिनिस्ट वीमन, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट। तो पहली महिलावादी विचारक जो हैं, लिबरल उदारवादी पहली वादी विचारक जो हो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट थी। तो इन्होंने महिलाओं के मुद्दे को उठाया, महिलाओं को एक पहचान के तौर पे देखा। फ्रेंच फैनन जो हैं, फ्रेंच फैनन ने ब्लैक जो हैं उनके मुद्दों को उठाया, ब्लैक को जो है एक आइडेंटिटी के तौर पे देखा। तो इन दोनों के जो लेखनियां हैं, ठीक है, उनके अंदर ये हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये उन दोनों के जो आर्टिकल्स वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, तो वहां पे हमें देखने को मिल जाएगा। पहचान की राजनीति शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक संवाद में, यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में जब हम बात करेंगे, तो इसमें कम से कम 1970s के दशक में किया गया। यानी कि पहचान की राजनीति ये शब्द जो है, अगर हम पॉलिटिक्स के अंदर आके शुरू करें कि पॉलिटिक्स में कब शुरू होता है, तो 1970 में होता है, लगभग 1970 में, ठीक है। और पहला ज्ञात लिखित स्वरूप, यानी कि पहली बार इसको रिटर्न में कब देखा गया, तो ये देखा गया था अश्वेत नारीवादी, यानी कि जो ब्लैक वीमन है, ब्लैक वीमन समाजवादी समूह था, जो ब्लैक फेमिनिस्ट सोशलिस्ट ग्रुप, ब्लैक फेमिनिस्ट सोशलिस्ट ग्रुप, इन्होंने इसका यूज किया। इनमें कौन था? कोम्भारी रिवर कलेक्टिव, अप्रैल 1977 में, ये इनके एक बयान में देखने को मिलता है, कोम्बारी रिवर कलेक्टिव, यहाँ पे 1977 में, अप्रैल 1977 में, ठीक है। तो फंडामेंटल रूप में अगर हम देखेंगे तो 1979 के कैपिटलिस्ट पितृसत्तात्मक और समाजवादी नारीवाद के मामले में छपा था। ये एक आर्टिकल है, ये एक कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की पैट्रोमोनियल, यानी कि कैपिटलिस्ट पैट्रोमोनियल एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, ये इस नाम से एक मैगजीन है, 1979 में वहाँ पे छपता है ये, ठीक है। और बाद में होम में गर्ल्स ए ब्लैक फेमिनिस्ट एंथोलॉजी, बारबरा स्मिथ द्वारा एडिटेड बुक थी एक, उसके अंदर आया था। कलेक्टिव के संस्थापक सदस्य हैं, ये कलेक्टिव एक संस्था है जो उसके संस्थापक सदस्य हैं, कौन? एंथोलॉजोली बारबर स्मिथ, ठीक है, ये इन्होंने, तो इनको गढ़ने का श्रेय जो है वो इनको दिया जाता है कि ये जो शब्द है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसको अगर कॉइन करने की बात करेंगे तो हम बारबरा स्मिथ की बात करेंगे, ठीक है। तो बारबरा स्मिथ जो कौन थी? कलेक्टिव की संस्थापक सदस्य, ठीक है। कलेक्टिव जो है उसकी संस्थापक सदस्य, ठीक है। तो कलेक्टिव संस्था है, और बारबरा स्मिथ जो है वो एक वीमन है, ब्लैक फेमिनिस्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं, ये था मेन हाँ ओवरव्यू कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किसको समझ सकते हैं। अगर हम इसको कंप्लीट करने की बात करें कि अभी हम इसको कैसे समझना चाहेंगे, तो एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज करवाता हूँ आप सभी को, अपनी भाषा में रिवाइज करते हैं जैसे हम समझते हैं। देखो, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी विविधताएं होती हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती हैं, और बहुत सारे हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकते हैं। वो किसी भी आधार पे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो जाति के आधार पे होंगे, वो जाति के आधार पे भी हो सकते हैं, वो धर्म के आधार पे भी हो सकते हैं, वो जेंडर बेस यानी कि लिंग के आधार पे महिला पुरुष के हिसाब से भी हो सकते हैं, ठीक है। वो अमीर गरीब के हिसाब से भी हो सकते हैं, वो शहर और ग्रामीण के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन जो भी कोई चीज पॉलिटिकली तौर पे रिप्रेजेंट करे अपने आप को, पॉलिटिकली तौर पे एक पहचान लेकर के रिप्रेजेंट करे, जैसे महिलाएं एक ग्रुप के तौर पे रिप्रेजेंट करती हैं, किसान मजदूर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटलिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही सोसाइटी में बहुत सारे समूह होते हैं।
तो उन्हीं को हम कहते हैं, जब उनका पॉलिटिकली तौर पे यूज हो तो उसको आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोलना शुरू करते हैं, यानी कि उसे हम शुरू करते हैं पहचान की राजनीति। यहाँ पे बहुत सारे थिंकर आ जाएंगे, जितने भी होंगे, जैसे किसानों मजदूरों से जुड़े हुए संगठन वाले जिन्होंने इसके ऊपर काम किया होगा वो भी आ जाएंगे। विमन से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति होंगे, जितनी भी महिलाएं होंगी या पुरुष होंगे, वो सभी आ जाएंगे। ब्लैक्स को लेकर के जितने भी थिंकर दार्शनिक होंगे वो सब आ जाएंगे यहाँ पर। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये कैसे क्या अपने आप में डेवलप होकर के आता है, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं पहले धर्म से। धर्म क्या है? धर्म के बारे में मैंने शायद आप लोगों को सेकुलरिज्म पे एक आर्टिकल भेजा था ग्रुप में। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बहुत शानदार आर्टिकल है, आप पढ़ना उसको। मैंने ही लिखा था वो, कहीं से भी निकाल करके, कई जगह की चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि धर्म के ऊपर क्या है, धर्म क्या है, इसको पढ़ते हैं। धर्म जो है वो विश्वास, प्रणालियों, सांस्कृतिक प्रणालियों और दुनिया के विचारों का एक संग्रह है जो मानवता को आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों से जोड़ता है। ठीक है, धर्म पर आधारित पहचान से जुड़ी योजनाएं न केवल अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बल्कि भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक चुनौती बन गई हैं। देखिए, इस चीज को समझने की पूरी कोशिश करें एक बार, ये कैसे काम करेगी। धर्म क्या है, हम देखते हैं धर्म के बारे में। धर्म के बारे में सीधे ये सोच लेना कि वो पंथ है तो गलत होगा। पंथ में भी धर्म होता है, व्यक्ति विश्वास करता है, ये विश्वास करने का एक सिस्टम है, ये हमारे कल्चरल सिस्टम का एक पार्ट है। दुनिया में लोगों के जो आइडिया हैं उन आइडियाज का एक कलेक्टिव डॉक्यूमेंट है धर्म। जो क्या काम करता है, देखो बताऊंगा वो चीज भी। जो काम क्या करता है, मानवता को आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों से जोड़ता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमनिस्टिक व्यक्ति को जो है, ह्यूमन बीइंग को जो किससे जोड़ेगा, ये जोड़ता है आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से। आध्यात्मिक क्या, स्पिरिचुअलिटी के साथ में, कि हम किसी चीज के ऊपर विश्वास करें। ठीक है, ध्यान मगन होकर के बात करें, वो चीजें। नैतिक मूल्य होते हैं, मोरल वैल्यूज के साथ जोड़ता है कि हमें ईमानदार रहना है, हमें सत्य बोलना है। ठीक है, हमें भेदभाव नहीं करना है, ये नैतिक मूल्य होते हैं, इनके साथ जोड़ता है। ठीक है, हमें हिंसा नहीं करनी है, इस तरीके से। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको मानते हैं धर्म। जैसे महात्मा गांधी क्या कहते थे कि हर, कई लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी राजनीति में धर्म की बात करते हैं। वो धर्म की बात करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन वो पंथ की बात नहीं करते। वो धर्म की बात इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे आग का धर्म है, आग का धर्म है या उसका कर्म है, वो है जलाना। पानी का कर्म है या पानी का धर्म है, वो है प्यास बुझाना, यानी कि बुझाना, प्यास बुझाएगा या आग बुझाएगा, जो भी वो। ऐसे ही धर्म को जो है आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको वायलेंटली तौर पे सोचे या उसको डिस्क्रिमिनेटरी तौर पे सोचे। वो अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की, वो अलग अलग तरीके हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशन हैं, वहां पे डेवलप हुई हैं चीजें, हम मानते हैं इस चीज को भी कि हाँ, उनके अंदर जो है धर्म ने जो है वो चीजें डेवलप की हैं। लेकिन इस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए मेरे दोस्तों, कि आप जो हैं धर्म के बारे में वैसे ना सोचें धर्म क्या चीज है। लेकिन धर्म पंथ भी है, धर्म कर्म भी है, आपकी साधना पद्धति भी है। ठीक है, आपके विश्वास भी हैं, ये चीजें हो सकती हैं वहां पे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है आज के समय पे धर्म जो है, पहचान जो है, धर्म की जो पहचान है वो बड़ी बन गई है। किस आधार पे? पंथ के आधार पे, साधना पद्धति के आधार पे। ठीक है, हम साधना पद्धति और अ, पंथ, इन दोनों चीजों के कारण जो धर्म एक पहचान की बड़ी राजनीति कर रहा है आजकल। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्फीयर में भी जब हम चीजें देखते हैं तो धर्म ने जो है लोकतंत्र के सामने, डेमोक्रेसी के सामने और सेकुलरिज्म के सामने, यानी धर्म निरपेक्षता के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। कि दुनिया के सामने अब बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया कि धर्म जो है वो एक अपने आप में सेपरेट ऑटोनोमस वैल्यू रखता है, अपनी स्वायत्ता रखता है, अपनी खुद की पावर रखता है। वो अब दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन गई कि सेकुलर स्टेट हो या ना हो।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें भारत के संदर्भ में चीज़ें पढ़ते हैं। तो भारत जब आज़ाद हुआ, तो भारत के आज़ाद होने के बाद आज अभी तक कुल मिलाकर के लगभग 7 दशक हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बीच में कि भारत की राजनीति जो है, भारत की राजनीति में धर्म की जो भूमिका है, उसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं कि धर्म का भारत की राजनीति में क्या रोल होगा, उसको हम अभी तक जो है सोल्व नहीं कर पाए। भारतीय राजनीति के जो हो धर्म के साथ में इंडियन पॉलिटिक्स में जो है धर्म जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अ, इसमें क्या है, धर्म के साझा बंधन समुदाय के निर्माण और संरचना से काफी हद तक बढ़ा, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन से, पंथ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। आज के समय पे तो और भी ज्यादा है। हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना धर्म के साथ भी हमारी जो है अटैचमेंट ज़्यादा है, हम ज़्यादा जो है धार्मिक होते जा रहे हैं। तो राजनीति के साथ धर्म का जो मेल है, जहाँ वो किस तरीके से सलाद और बाउल विचारधाराओं का, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के रूप में भारत को हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि भारत में हम सोच रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद हो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद हम सोचते हैं इस बारे में कि धर्म किसी का पक्ष ना ले हम, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे हम सेकुलर हो सकते हैं, जुडिशरी तौर पे सेकुलर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव तौर पे सेकुलर हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम सेकुलर हैं, ये संभव नहीं लगता। पॉलिटिकली हम सेकुलर नहीं हैं। हम राजनीतिक विचारकों में नेहरू को छोड़ दें तो हम सेकुलर नहीं हैं। भारत में अगर हम ये देखें कि भारत में किस धर्म की कितनी संख्या है, तो भारत में जो है अ, ये थोड़ा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुल मिलाकर के हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है यहाँ पे 80% हिंदू कर लेना, 80% हिंदू हैं, 13% मुस्लिम हैं, 2.3% ईसाई हैं, 1.9% सिख हैं और 1% बुद्धिस्ट हैं। ये है, बुद्धिस्ट में बाकी सब आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की ये, इस तरीके से। भारत की जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, उसमें सपना देखा था कि भारत को जो हम एक सेकुलर स्टेट बनाएंगे, यानी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो जाएगा कि जो स्टेट होगा वो किसी भी धर्म का जो है वो ना तो प्रचार करेगा ना उसको दबाने का काम करेगा। ठीक है, हम उसको जो है अ, आगे बढ़ने का मौका देंगे, वो मर्जी है उसका, कुछ भी करते रहे। तो कांग्रेस का जो ये विचार है, ये जिन्ना का एक सिद्धांत था, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी उसके रिएक्शन में था कि जिन्ना कह रहे थे टू नेशन थ्योरी के दम पे कि पाकिस्तान बनेगा धर्म के आधार पे, एक तरफ मुस्लिम होंगे, भारत बनेगा हिंदू धर्म में जहां पे हिंदू होंगे। ये जिन्ना का विचार था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम देश बनाएंगे, भारत देश बनाएंगे, और भारत देश में जो हर कोई धर्म, कोई भी धर्म हो, हर कोई रहेगा। ठीक है, वहां पे किसी एक धर्म का जो है वो डोमिनेंस नहीं होगा, एक धर्म का मतलब कि राजनीति में हिस्सा नहीं, सबको हिस्सा मिलेगा। कुछ और भी थे हिंदू राष्ट्र के रूप में, जो भारत का एक और विचार है जो हिंदू दक्षिणपंथी समूह से उभरता है, एक और विचार है जो बिल्कुल सेम जिन्ना की तरह बात करता है। जहां पे वो क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र में जिसके अंदर हिंदू महासभा आती है, ठीक है, आरएसएस आती है, वो कहते हैं कि नागरिकों के दो वर्ग होंगे, सिटीजन के जो है हम दो वर्ग बनाएंगे। ठीक है, दो वर्ग में जो है एक अल्पसंख्यक वर्ग होता है, उसमें एक मेजोरिटी में होगा, एक माइनॉरिटी एक मेजोरिटी। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो दूसरे दर्जे का नागरिक होगा, सेकंड सिटीजन माना जाएगा उसको। यानी कि प्राथमिकता रहेगी सिर्फ किसको, जो यहाँ पे बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक का मतलब हिंदू राष्ट्र के अंदर होता है हिंदू ज्यादा हैं। जब आपको सावरकर पढ़ाया गया था, आप सावरकर को यूट्यूब पे भी खोल के दोबारा देखना, जो उसने कहा सेम टू सेम हिंदू राष्ट्र की बात पूरी आरएसएस करती है, पूरी हिंदू महासभा करती है, पूरा बजरंग दल करता है, शिवसेना करती है, ये सभी इस तरीके की बात करें। इसीलिए सावरकर को आजकल ये डिमांड उठाई जा रही है। पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। ठीक है, अगर यही बात है कि हम इस तरीके से एनालिसिस करना शुरू करें कि एक देश के अंदर जो है हम डिस्क्रिमिनेशन खड़ा कर दें कि अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होगी उनको जो है हम दूसरे दर्जे का सिटीजन मानेंगे, उसको जो है हम अपना नागरिक नहीं मानेंगे, तो इस तरीके से तो जिन्ना भी कह रहे थे, सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है दोनों की। तो इसका मतलब जिन्ना को भारत रत्न दे देना चाहिए, है ना। ठीक कह रहे थे वो भी इस तरीके से, अगर ये बात है तो हम इस चीज़ का समर्थन हम नहीं करते हैं कि एक देश के अंदर कोई, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है कोई भी किसी दूसरे नागरिक को सेकंड सिटीजन समझा जाए, कुछ भी हो चाहे वो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। जैसे भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान क्या कहता था, ये तो थी
कांग्रेस का विचार था एक तरफ जिन्ना का था, एक तरफ हिंदू राष्ट्र का था। हिंदू राष्ट्र में जिसमें हिंदू महासभा, हिंदू दक्षिणपंथी समूह जिसके अंदर वीर सावरकर, गोलवलकर, अ, दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार, ये कुछ लोग आते हैं वहां पे हिंदू महासभा आरएसएस के साथ में। तीसरा एक और विचार है भारत का संविधान। भारतीय संविधान में जो है, जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको विशेष प्रावधान किया गया है। यानी कि भारत में अगर मुस्लिम है, बुद्ध है, जैन है, सिख है, उनके लिए जो है हमने स्पेशल छूट दे रखी है देश के अंदर, कि ठीक है आप लोग देश के अंदर रहेंगे, माइनॉरिटीज हैं, हो सकता है आपको दबाया जाए, आपको विशेष प्रावधान है काम करने के लिए। ठीक है, आपको याद करना है आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये आपको याद रखना। आर्टिकल 17, 16, 18, 18 नहीं, सिर्फ 15 करना है, 15 में देख लेना इसके बारे में, और 16 में भी है, ये देख लेना। ठीक है, फिर है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की कल्पना। कल्पना जो है वो भारत का जो संविधान है उसमें की गई है कि हम जो है एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। सुनील खिलनानी है, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं सुनील खिलनानी भारत के अंदर। सुनील खिलनानी की पुस्तक है आइडिया ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रख लेनी है, आइडिया ऑफ इंडिया। इनके अनुसार जो है आइडिया ऑफ इंडिया को जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संरक्षित करना और भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की प्रवृत्ति से इसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आइडिया ऑफ इंडिया में ये सुनील खिलनानी कहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया, भारत को कैसा होना चाहिए, भारत के लिए विचार क्या होना चाहिए, तो ये कहते हैं कि भारत को एक सेकुलर कंट्री बनाने के लिए, सेकुलर स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए हिंदू और पाकिस्तान, भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की जो प्रवृत्ति बन रही है देश के अंदर, एक हिंदू एक पाकिस्तान अलग है। ठीक है, मतलब कि भारत को हिंदू और पाकिस्तान को मुस्लिम बनाने की जो प्रवृत्ति है उससे हमें सिक्योर करना है। ठीक है, ये बात है। स्टीफन पी कोहेन है, स्टीफन पी कोहेन, ये देखो जितने भी नाम आ रहे हैं ना ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक में भी ये नहीं कहूंगा कि आपको ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस यूनिट में यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आया है, सब रट के चले जाते हैं रजनी कोठारी को, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ को, और जाके देख लेते कि हाँ हो गया होगा। इनसे नहीं होता, बहुत सारे थिंकर हैं, बहुत सारे स्कॉलर हैं इंडिया के जिन्होंने काम किया है। देखिए स्टीफन पी कोहेन, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इनकी ये किताब है, दोनों को याद कर लेना। सुनील खिलनानी ने कहा आइडिया ऑफ इंडिया, स्टीफन पी कोहेन ने कहा आइडिया ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये कहते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान जो हो, जिन्ना का जो आइडिया है, जिन्ना का आइडिया ऑफ पाकिस्तान सोचो उसके बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है, कि जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाने की सोची उसके बिल्कुल नज़दीक नहीं, और वास्तव में यह इकबाल के विचार के आइडिया के करीब है। इकबाल को आपने पढ़ा होगा। देखो एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, जिन्ना एक सेकुलर आदमी था। ठीक है, हमारे स्कॉलर्स ने फाइंड आउट किया कि वो एक तरीके से सेकुलर नहीं है, बहुत सारे स्कॉलर बोलते कि सेकुलर था। ठीक है, वो सिर्फ इस बात के लिए कहता था कि हमें जो है अलग से जो है मुस्लिमों के राइट्स के लिए बात करनी है हमें। ठीक है, मुस्लिम्स को राइट कहाँ पे मिलेंगे, तो उस तरीके से बात करता था वो राइट्स की। इकबाल की जब, मोहम्मद इकबाल की जब हम बात करते हैं, मोहम्मद इकबाल के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो मोहम्मद इकबाल ने जो है वो आइडिया दिया था 1930s में। ठीक है, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस होती है, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान नाम से एक अलग जगह होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए पाकिस्तान का मुस्लिमों के लिए, ये उस तरीके का पाकिस्तान है, स्टीफन पी कोहिन कहते हैं। राजीव भार्गव बहुत बड़ा नाम है, सिद्धांत है, भारत के अंदर थ्योरिस्ट हैं, थ्योरेटिकली में। ठीक है, इनकी किताब है सेकुलर स्टेट एज सेकुलर स्टेट्स एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, बहुत शानदार किताब है, सेकुलर स्टेट एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसमें जो है ये अपना एक कॉन्सेप्ट दे प्रिंसिपल डिस्टेंस का, ये मैं बताऊंगा आगे, बताना है मुझे प्रिंसिपल डिस्टेंस का। ठीक है, और यहीं पे देते हैं ये धर्मनिरपेक्षता का एक सेकुलर मॉडल। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का जो है यानी कि एक सेकुलर मॉडल जो है वो देते हैं देश के लिए। बी आर अम्बेडकर जो है, बी आर अम्बेडकर जो है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि धर्म को अनदेखा करना एक बिजली के तार की अपेक्षा करना है, उपेक्षा करना है। यानी कि धर्म एक संस्था या एक प्रभाव है, और सभी सामाजिक प्रभाव और संस्थाओं की तरह एक ऐसी समाज को मदद या नुकसान पहुंचा सकता है जो उसके संपर्क में है। यानी कि अम्बेडकर कहते हैं कि अगर हम सोसाइटी में रिलीजन को अनदेखा कर दें, उसकी फिक्र ना करें, तो ये क्या है कि हम उस तरीके से देखेंगे कि जैसे हम किसी बिजली के नंगे तार को छोड़ देते हैं और उसको छोड़ दें, वैसा ही है धर्म भी।
ठीक है, जैसे वो बाद में कहीं पर भी हमें जो है बिजली आने पे, किसी का हाथ लगने पे किसी की जान ले सकता है, ऐसे ही धर्म जो है वो एक ऐसी ही संस्था है जो सोसाइटी को प्रभावित करती है। अगर हमें इसको इग्नोर कर दिया तो ये समाज को नुकसान कर सकता है, उस समाज को नुकसान कर सकता है जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अंबेडकर मानते हैं। फिर डी ई स्मिथ है, डी ई स्मिथ भी काफी अच्छा लिखते हैं इसके बारे में। इंडिया ए सेकुलर स्टेट इनकी एक किताब है, इंडिया ए सेकुलर स्टेट, आपको नाम याद रखना, इंडिया ए सेकुलर स्टेट। इसमें इन्होंने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की सभी विशेषताएं नहीं है। यानी कि ये कहता है कि देखो, सबसे जरूरी तो आपके लिए ये है कि डी ई स्मिथ की किताब याद रखनी जरूरी है। ठीक है, राजीव हरकर का ये किताब और ये प्रिंसिपल, स्टीफन कोहेन की ये किताब, सुनील खिल्लानी की ये किताब, ये किताबें और नाम आपको जोड़ के रखने पड़ेंगे। राजीव भार्गव फिर क्या मानते हैं, राजीव भार्गव ने माना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गलत समझा जाता है, कि यानी भारत की जो धर्मनिरपेक्षता, भारत के अंदर जो सेकुलराइजेशन है वो गलत समझा गया है। इसकी बारीकियां और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और इसकी जो डाइवर्सिटी है वो अनसुलझी है। ठीक है, ये कहता है इस बारे में। मार्केट गैलेंटर मार्क गैलेंटर मार्क गैलेंटर उनकी बुक है हिंदुइज्म, सेकुलरिज्म एंड इंडियन जूडिथोपरी, हिंदुइज्म, सेकुलरिज्म एंड इंडियन जूडिथोपरी। ठीक है, तो अमेरिका में ये कहता है कि सेकुलरिज्म एंड इंडियन जूडिथोपरी में जो है, अमेरिका को धर्मनिरपेक्षता के भारतीय विचार से तुलना करने के दृष्टिकोण की आलोचना करता है। ये कहता है कि अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताते हैं हम, उसको भारत के साथ तुलना करते हैं, उसकी अप्रोच जो लगाते हैं हम, वो गलत है। तो ये उसकी आलोचना करता है कि भारत और अमेरिका को साथ में हम नहीं जोड़ सकते। आशीष नंदी हैं, इनका भी काफी बड़ा नाम है भारत के अंदर, आशीष नंदी का, नदी लिखा हुआ है, नंदी कर लेना है इसको, आशीष नंदी। आशीष नंदी ने जो है वो हाइजेनेटिक फैक्टर के ऊपर बात की कि भारतीय परंपरा के आधार पर जो है बहुलतावाद के विचार से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया है। ये कहता है कि भारतीय परंपरा क्या रही है, भारतीय परंपरा हमेशा किस चीज पे रही है, भारतीय परंपरा जो है वो मेल जोल करके रहने वाली रही है। ठीक है, और बहुलतावाद यानी कि ये कहता है कि हमें प्लूरलिज्म की जो का आइडिया जो है उसके ऊपर जो है, उससे जो हमें मोटिवेट होना चाहिए, उससे हमें गाइडलाइन लेनी चाहिए। फिर प्रताप भानु मेहता जो हैं, वो जो प्रिंसिपल डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है राजीव भार्गव का, उसको कहते हैं कि ये गलत है, ये हमें बहका रहा है, ये भ्रामक है। रोमिला थापर के अनुसार जो भारतीय मॉडल को जो है वो सर्वधर्म स्वभाव की छाया से बाहर निकल जाना चाहिए। ये कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी समान भाव के होते हैं, उसके बाहर निकल जाना चाहिए। हमें धर्मनिरपेक्षता से धर्म पर किसी स्पष्ट मॉडल को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ये कहता है कि धर्म हमें सेकुलराइजेशन का कोई एक स्पष्ट मॉडल अपनाना पड़ेगा, हम किस तरीके का अपना सकते हैं, तब भारत को जो हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सर्वधर्म समभाव ये हमारे लिए गलत है, ये हमें नहीं अपनाना चाहिए। इसके बाद है पोलार ब्रास के अनुसार जो है संपूर्ण दंगा मशीनरी मौजूद है। देखिए, पोलार ब्रास की बात नोट करिए, कितनी खतरनाक बात है। ये कहता है कि संपूर्ण संपूर्ण दंगा मशीनरी मौजूद है, भारत से माहौल कभी भी सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त नहीं है। ये कहता है कि भारत के अंदर है ना, जो जो धर्म है वो कंप्लीटली, वो रियाट्स राइट्स राइट्स बोलते हैं इनको, रियोट्स भी कह सकते हैं। ये कहता है कि पूरी तरीके से दंगे से भरी हुई है, ये भारत की जो सोसाइटी है ये दंगे से भरी हुई सोसाइटी है। और भारत में जो है माहौल कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कम्युनल वॉयलेंस से फ्री हो, हमेशा कम्युनल वॉयलेंस रहती है भारत में, वो कभी भी भड़क जाती है, ये बात कहते हैं। अब हम कुछ थिंकर देखते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, राजीव भार्गव क्या कहते हैं सेकुलरिज्म के बारे में राजीव भार्गव का मानना क्या है, ये अपने स्पेशली बात करते हैं। इनकी व्हाट इज सेकुलरिज्म फॉर, इसकी बात करते हैं। व्हाट इज सेकुलरिज्म के लिए क्या चाहिए। राजीव भार्गव जो हो रिकॉग्नाइज करते हैं थ्री काइंड्स ऑफ सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म के तीन प्रकार बताते हैं कि थ्री टाइप का होता है, थ्री काइंड्स होते हैं। एक होता है हाइपर सब्सटैंटिव सेकुलरिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट बाय ऑटोनॉमी। ये कहता है कि स्टेट और रिलीजन जो है वो बाय ऑटोनॉमी सेपरेट होते हैं, यानी कि स्टेट जो है और रिलीजन जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड रीजन,
यानी कि डेवलपमेंट जो है और रीजन जो है वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इस बात को समझिए, हाइपर सब्सटेंटिव के अंदर क्या होता है कि स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट बाय ऑटोनॉमी, डेवलपमेंट एंड रीजन। यानी कि अपनी ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग स्टेट जो है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग। यानी कि रिलीजन से बिल्कुल सेपरेट होगा स्टेट। स्टेट को कोई मतलब नहीं कौन सा रिलीजन क्या कर रहा है, स्टेट को मतलब है ऑटोनॉमी से, डेवलपमेंट से, रीजन से, तार्किक सा, तर्कवाद से। उसको रिलीजन से मतलब नहीं, इसको हटा देगा, वो कहेगा कि रिलीजन को बाहर करो यहाँ से। तो क्या ये फ्रांस में हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज नोट करनी। दूसरा है अल्ट्रा प्रोसीड्यूरल सेकुलरिज्म। ये है सेपरेटिंग सेपरेटिंग स्टेट एंड रिलीजियस थ्रू ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्नोक्रेटिक रैशनलिटी। ये कहता है कि सेपरेटिंग स्टेट, स्टेट जो है वो सेपरेट होता है, एंड रिलीजियस थ्रू ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्नोक्रेटिक रैशनलिटी। किसके थ्रू? रिलीजियस थ्रू। रिलीजियस किसके थ्रू होगा? ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्नोक्रेटिक रैशनलिटी के थ्रू। यानी कि ये अपने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में जो है वो रिलीजियस मिलेगा आपको, टेक्नोक्रेटिक मॉडल में जो है वो आपको रिलीजियस मिलेगा। ठीक है, तो ये बात करता अल्ट्रा प्रोसीजरल सेकुलरिज्म के। इसके बाद वो बोलता है ये कंटेक्चुअल सेकुलरिज्म। कंटेक्चुअल में क्या बोलता है कि सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन इज पॉलिटिकली नेगोशिएटेड। ठीक है, देखिए स्टेट बिटवीन, देखिए सेपरेशन बिटवीन किसके बीच में? स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, ये क्या है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में जो है वो सेपरेशन रहेगा। स्टेट एंड रिलीजन के बीच में हमेशा जो हो सेपरेट रहेंगे आपस में। ठीक है, पॉलिटिकली नेगोशिएशन रहती है। ठीक है, पॉलिटिकली नेगोशिएशन जो है वो कभी भी जो स्टेट और रिलीजन के बीच में नहीं होगी। ये कंटेक्चुअल सेकुलरिज्म है। ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं ये तीनों, ये तीन नाम है, हाइपर, अल्ट्रा, कंटेक्चुअल। ठीक है, ये तीन नाम है। राजीव भार्गव जो कहते हैं, राजीव भार्गव कॉल्स इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस जो हो इंडिया के मॉडल को कहते हैं वो, कि इंडिया में जो मॉडल हो प्रिंसिपल डिस्टेंस का, यानी कि यहाँ पे जो है व्यवहार में आपको जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पॉलिटिक्स में जो है वो आपको शायद ये कहें कि हमारे स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीज़ों में नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवहार की राजनीति जो वहाँ पे आपको देखने को मिला, इसीलिए प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं इसको। डी ई स्मिथ जो है, इनकी किताब है हिज इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया ए सेकुलर स्टेट 1962 में। ही प्रोवाइड थ्री फीचर ऑफ सेकुलर स्टेट। एक सेकुलर स्टेट के लिए जो ये कहता है कि तीन फीचर होते हैं, तीन फीचर बताता है। देखिए पहला बताता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा बताता है सिटीजनशिप एंड राइट्स टू इक्वलिटी। सिटीजनशिप एंड राइट्स टू इक्वलिटी, यानी कि उस देश के अंदर जो है एक तीसरा फीचर बताया सेकुलरिज्म का कि वहां पे जो है सिटीजनशिप होगी लोगों को और इक्वलिटी के राइट होंगे। राइट्स टू इक्वलिटी, राइट लिखा हुआ है गलत है ये, राइट्स आएगा, एस और लगाने ना इसमें। इसके बाद सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, यहाँ पे सेपरेशन रहेगा स्टेट का और रिलीजन का। ठीक है, दोनों के बीच में जो है वो सेपरेट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ये बात करता है डी ई स्मिथ। नाम याद रखना है, इसकी किताब का नाम याद रखना है। इसके बाद है कुछ अदर इंपॉर्टेंट वर्क भी सेकुलरिज्म से रिलेटेड, जैसे अकील बेलग्रामी जो है वो लिखते हैं सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, इनकी एक किताब है। ठीक है, इसके बाद आशीष नंदी जो है वो लिखते हैं एन एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो, 2002 में किताब आई थी। ठीक है, आशीष नंदी की। टी एन मदान जो है उन्होंने 2003 में द केस ऑफ इंडिया, 2003 में ये किताब आती है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद रख लेनी है, सारी की सारी, सॉरी सारी की सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं ये आपको याद कर लेनी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी किताबें आई हैं धर्म से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, नहीं भी उठ सकता है, लेकिन संभावना ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कभी भी कि किस स्कॉलर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर, बहुत सारी किताबें। नेक्स्ट चलते हैं भारत में कम्युनलिज्म के कारण। ठीक है, कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। भारत में कम्युनलिज्म के क्या कारण है, सांप्रदायिकता के क्या कारण है। देखो आप लोगों को एक चीज समझ आ रही है, मैं आप लोगों से पर्सनली पूछना चाहूंगा कम्युनलिज्म होता क्या है? कोई भी बता सकता है मुझे सांप्रदायिकता क्या होती है? प्लीज एक बार डिफाइन करना। कोई भी एक व्यक्ति बोलिए बीच में, क्या होता है कम्युनलिज्म?
सर अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना और मतलब दूसरे को ना मानना। और कोई? किसी और को कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो सांप्रदायिकता क्या होती है? ठीक है, ये बात भी ठीक है। साक्षी की बात ठीक है ये कि अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं हम, ठीक है, और दूसरे को नहीं मानते हैं, ये भी आती है। लेकिन इसमें कई एक जो फंडामेंटल चीज जो है वो क्या है, वो ये है कि मैं किसी चीज को मानता हूं, ठीक है, और उस चीज को मानते हुए जो है मैं अपनी कुछ पहचान बनाता हूं। जैसे हिंदू संस्कृति के अंदर पहचान क्या मानी जाती है कि हम जो है ठाड़ी रखते हैं, मूछ रखते हैं। ठाड़ी रखने की बजाय हम मूछ ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हम भगवा पहनेंगे, हमारी पहचान है भगवा, हम टीका लगाएंगे। ये आप संप्रदाय की बात कर रहे हैं, संप्रदाय की ये पहचान है, इसी को सांप्रदायिकता बोलते हैं। ऐसे ही जैसे मुस्लिम धर्म में हम टोपी पहनेंगे, उनकी पहचान है संप्रदाय की। कुर्ता लंबा पहनेंगे, पठानी कुर्ता होगा, पायजामा चौड़ा पहनेंगे, ढाडी रखेंगे, मूछ नहीं रखेंगे, ये पहचान है। सिख जैसे सिख ऊपर पग बांध के रखते हैं, ठीक है, और ठाडी मूछ रखते हैं, लंबी लंबी ढाडी रखेंगे, ठीक है, कृपाण रखेंगे हम अपने पास में। हर चीज का मतलब होता है उनका। वो एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को कि हम इस धर्म को मानते हैं, ये धर्म है हमारा, ये हमारा पंथ। और कम्युनल वॉयलेंस जब होती है, जब इन चीजों को लेकर के हिंसा भड़क जाए, उसको कम्युनल वॉयलेंस बोलेंगे, सांप्रदायिक हिंसा बोलेंगे। कि जब किसी पंथ की पहचानों को लेकर के, उसकी आइडेंटिटीज को लेकर के जब दंगा भड़के, हिंसा फैले, उसको हम कम्युनल वॉयलेंस बोलेंगे। कि जैसे मान लीजिए किसी को बोल दिया तो टोपी क्यों पहनता, उतार इस टोपी को। किसी को बोल दे तू ढाडी रखता है, काट इसकी ढाडी को। किसी को बोल दे कि तू लंबा कुर्ता पहनता है, किसी को बोल दे तू कृपान रखता है, पग बांधता है, किसी को बोल दे तू टीका लगा रहा है। इस तरीके से जब इन चीजों को लेकर के हिंसा बढ़े तो वो कम्युनल वायलेंस हो जाएगी, यानी कि सांप्रदायिक चीजों को लेकर के जो हिंसा हुई वो कम्युनल वायलेंस बन गई, ठीक है। आगे चलते हैं। सांप्रदायिक के कारण क्या है, उसकी तीन थ्योरी है यहाँ पे। असेंशियल लुइस डुमोंट की थ्योरी देखिए, असेंशियलिस्ट थ्योरी है एक, ये किसकी थ्योरी है, असेंशियलिस्ट थ्योरी है लुई डुमोंट की। डुमोंट क्या कहते हैं, ये जो स्कूल है यानी कि एसेंशियलिस्ट स्कूल जो है, इसके अनुसार क्या है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी समुदाय हैं, आपस में दो विरोधी समुदाय हैं, इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए बाध्य हैं। यानी कि दोनों जो हैं आपस में विरोधी हैं, प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए वो आपस में लड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। ये विचार जो है खुर्द उमाउंट जैसे पश्चिमी विद्वानों द्वारा दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत भी इसी दृष्टिकोण पर आधारित है कि हिंदू और मुस्लिम दो विरोधी समुदाय हैं, और अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो ये आपस में लड़ेंगे। ये एसेंशियलिस्ट थ्योरी कहती है, लुई डुमोंट की थ्योरी है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ठीक है, ये है बिपिन चंद्रा की। बिपिन चंद्रा की थ्योरी क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, इस विचारधारा के अनुसार सांप्रदायिक हिंसा चाहे आजादी से पहले हो या आजादी के बाद, ये वाहे लिखा हो चाहे कर लेना इसको, ठीक है, चाहे आजादी से पहले हो या आजादी के बाद, ये अभिजात वर्ग के कारण होती। अभिजात वर्ग होता है एलिट क्लास, विशिष्ट वर्ग बोलते हैं इसको, विशिष्ट वर्ग के कारण, ठीक है। अभिजात वर्ग यानी जाति और धर्म के आधार पे वो लामबंदी करता है, ठीक है, उसको पसंद है ये करना। यानी कि अभी कोई विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग यानी कि पॉलिटिकली ग्रुप लगा लीजिए, पॉलिटिकल ग्रुप है वो हमेशा से क्या करता है, जाति को लेकर के या धर्म को लेकर के लामबंदी करेगा कि कुछ लोग मेरे पक्ष में रहें, और उसमें जब वो पक्ष में करता है तो वो उससे क्या है, एक विचार पैदा करता है जिससे हिंसा भड़कती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो राजनेता सांप्रदायिक राजनीति का उपयोग करते हैं, लेकिन लोग सांप्रदायिक नहीं होते। ये कहता है, विपिन चंद्रा कह रहा है कि राजनेता सांप्रदायिक राजनीति का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं
वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। लोग अपने आप में कम्युनल नहीं होते, वो सांप्रदायिक नहीं होते। उनको नहीं पता तुम्हारी क्या पहचान है, क्या पहनना है, क्या करना है। सिर्फ उनको बताया जाता है, पॉलिटिकली लीडर के द्वारा उनको बताया जाता है कि ये कम्युनल है, ये आपकी पहचान है, ये चीजें आपकी हैं, ये उनकी हैं, ये आपके खिलाफ हैं, ये आपके पक्ष में। इसीलिए ये कहता है कि राजनेता जब चाहे ना तब भड़काते हैं हिंसा। अगर लोग कम्युनल होते तो हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते। ये कहता है कि लोग कम्युनल नहीं होते, इसलिए कुछ समय के बाद जो स्थिति वो सामान्य हो जाती है, हिंसा रुक जाती है, क्योंकि राजनेता भी रुक गए। जैसे ही राजनेता रुकते हैं, हिंसा रुक जाएगी। राजनेता जैसे ही भड़कते रहेंगे, हिंसा भड़कती रहेगी। वो लोगों को बताते रहेंगे, लोगों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश चलती रहेगी। इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, यानी कि एक टूल की तरह यूज होती है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट असगर अली इंजीनियर की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट असगर अली इंजीनियर भी इसी में आते हैं। वो क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या कि राज्य की नीतियां सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, यानी कि स्टेट की जो पॉलिसी है, स्टेट जो नीतियां बनाता है वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। राज्य की कार्रवाई, राज्य जो काम करता है, वो जो एक्शन लेता है, ठीक है, कार्रवाई सार्वजनिक नीति एक समुदाय को असुरक्षित बनाती है। यानी कि स्टेट की जो कार्रवाई, जो एक्शन होगा, वो दूसरे समूह को कम्युनल बनाएगी, दूसरे समूह को वो ये करेगी तू असुरक्षित है। आप लोग सुनते हैं ना डिबेट्स में भी, स्टेट क्या करता है, स्टेट पॉलिसी एनआरसी क्या लाने की जरूरत थी हमें फिर। सीएए से क्या हुआ, एक माहौल बना, स्टेट का एक्शन था वो। स्टेट के एक्शन ने जो है एक समूह को बोल दिया आप असुरक्षित हैं, दूसरे को भी बोल दिया आप असुरक्षित हैं। ठीक है, तो इस भावना का जो पोषण है वो स्टेट करता है कि दूसरे को खुश किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि सी ए जब CAA जब आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब आया, तो उसमें लोगों को कहा, लोगों को लगा, मुस्लिम्स को लगने लगा कि हमको जो है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और इनको सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए। दूसरी चीज, कई बार आपने देखी होंगी, 3 तलाक के मुद्दे पर भी यही रहा, 370 के मुद्दे पर भी यही रहा। देश के अंदर साहबानो केस में 1986 में, राजीव गांधी की सरकार थी वो, तो उसमें भी यही रहा कि उसमें क्या हुआ है कि मुस्लिमों को खुश किया जा रहा है और हिंदुओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ ये बात। हालांकि होता कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन वो नीतियां जो होती हैं वो बताती हैं आपको कि हाँ, ये खुराक चाहिए पॉलिटिक्स को, ये खुराक पैदा करनी, इस चीज के ऊपर बात करते हैं ये। ठीक है, असगर अली इंजीनियर, आपको याद करनी है चीजें। फिर क्या है कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति और चुनाव, इसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में सांप्रदायिक राजनीति और चुनाव। 2004 में पोलार ब्रास ने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद कर लेना। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, इसमें एक इन्होंने प्रिंसिपल दिया, भारत में एक संस्थागत दंगा प्रणाली है। ठीक है, इसी के अंदर अपना ये सिद्धांत प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि भारत में जो है एक इंस्टीट्यूशनल दंगा प्रणाली है। इंस्टीट्यूशनल, याद रखनी ये बात, भारत इंस्टीट्यूशनल दंगा प्रणाली है भारत में, ये किसने कहा, पोलार ब्रास ने। तो इंस्टीट्यूशनल दंगा प्रणाली की बात कर रहा है पोलार ब्रास। पोलार ब्रास ने न्यू कम्युनिकेशन को, पोलार ब्रास ने जो ये कम्युनिकेशन जो इसको 3 चरणों में विभाजित किया है, तैयारी, सक्रियता और स्पष्टीकरण। ये कहता है कि जो मशीनरी है भारत के अंदर, जो संस्थागत दंगा प्रणाली है, ये होती है पहले तैयारी, फिर सक्रिय बनाया जाता है, फिर स्पष्ट किया जाता है उसको। पहला चरण देखिए क्या करता है, प्रारंभिक चरण उचित पूर्वाभ्यास, यानी कि पहले क्या तैयारी की जाएगी, फुल तैयारी, पूरा अभ्यास किया जाएगा, एक्सरसाइज चल रही है उनकी। इस चरण में क्या है कि पार्टीज की भूमिका होती है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भूमिका निभाती है। कैसे, भाषण देंगे, भाषण के माध्यम से सांप्रदायिकता को क्या होगा, हवा दी जाएगी। जैसे दिल्ली का इलेक्शन आ रहा था, दिल्ली के इलेक्शन में प्रवेश वर्मा भाषण दे रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, फलानों को, ऐसे भाषण तैयार हो रहा है। उधर से संबित पात्रा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं न्यूज चैनल के ऊपर कि हिंदुओं
तैयार हो जाओ, जाग जाओ, नहीं तो काटे जाओगे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर। उधर से ओवैसी के भाई बोल रहे हैं, अ, अकबर ओवैसी, कि 15 मिनट का समय दे दो, देखते हैं फिर क्या होगा। ऐसे भाषण आ रही है। इधर से अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, इधर से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि मशीन का वह बटन इतनी जोर से दबाना कि शाहीन बाग तक करंट जाए। ऐसे ऐसे भाषण तैयार होती है। ये पहली कार्रवाई होती है, हवा देना शुरू करते हैं लोगों को यहाँ पे। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, पोलार ब्रास क्या कहते हैं, सक्रिय चरण, एक्टिव। ये ऐसा चरण है जब बड़ी हिंसा भड़क उठती है। ये शुरू होता है कपिल मिश्रा जैसे लोगों की कार्रवाइयों से। कपिल मिश्रा आते हैं, ठीक है। उसके बाद उधर से जो है एक व्यक्ति हैं उस्मान उस्मान वगैरह, दिल्ली के अंदर, उनका भाषण आ जाता है। यहाँ पे हिंसा भड़कती है, यहाँ पे मुद्दा भड़कता है, यहाँ पे फिर होती है कार्रवाई। यहाँ पे दंगा शुरू होता है देश के अंदर। दिल्ली में 3 बार दंगे हो चुके हैं पिछले 5-6 साल के अंदर, और बहुत भारी भारी दंगे हुए हैं, वो ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी हिंसा उठती है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ वो आते हैं एक्सपर्ट, दंगा चलाने वाले एक्सपर्ट। दंगे में पब्लिक आग कभी नहीं लगाती है। आग लगाने वाला कौन होता है, स्पेशल लोग होते हैं। हरियाणा में दंगा भड़का था, किस कारण से? हरियाणा में जाट, नॉन जाट, जाट सैनी, जाट पंजाबी, इस तरीके से जो डिवाइड किया गया, वो विशेषज्ञ लोग थे डिवाइड करने वाले, कोई नहीं थी। बहुत सारे दोस्त मित्र ऐसे ही अपने आप में आज भी बने हुए हैं। वो तो किसी ने नहीं कहा कि मैंने दंगा किया था, मैंने आग लगाई थी। हाँ, तोड़फोड़ करती है पब्लिक, ये बात बिल्कुल मानने की है। जब दंगा भड़कता है, मशीनरी उठती है इनकी, तोड़फोड़ करेगी। ये सक्रिय चरण दूसरे वाला चरण होता है। यहाँ पे हिंसा होती है, जबरदस्त तरीके की हिंसा होती है। अब होता है तीसरा व्याख्यात्मक चरण, दोषारोपण का खेल शुरू होता है। दंगा रुक जाएगा, अब ये कहेंगे इसने करवाया, फलाने ने करवाया, ढिमके ने करवाया। ऐसे ही शुरू होता है। कोई कहेगा कपिल मिश्रा ने करवाया, कोई कहता भड़काऊ भाषणों ने करवाया, कोई कहता है कि यहाँ पे क्या नाम है उनका, आरोप लगा दिए जाएंगे, मतलब कि उस्मान ने करवाया, ओवैसी ने करवाया, शर्जील ने करवाया। बाद में शर्जील बरी हो रही। दोष एक दूसरे के ऊपर कि इसने करवाया, इसने करवाया, इसके कारण हुआ। यहाँ पे ये शुरू होता है। फिर ये 3 चरण बताए हैं, तैयारी, सक्रियता और स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण दिया कौन करवा रहा था, सक्रियता यानी एक्टिवनेस, ठीक है। ये 3 चरण हैं जो पोलार ब्रास जो हैं इस कम्युनलिज्म के बताते हैं। 3 चरण बताते हैं, कम्युनलिज्म के 3 फेज हैं, ठीक है। तो उनके मुताबिक जो भारत में अच्छे दंगे हर किसी को पसंद होते हैं, ये कहता है। ये बहुत शानदार शानदार कोट है इनकी, जबरदस्त वाली, कि भारत में अच्छे दंगे हर किसी को पसंद हैं, पोलार ब्रास कह रहे हैं। इससे क्या है कि सभी दलों को फायदा हुआ है। अब देखिए, मुस्लिम्स ने दिल्ली में वोट किया है केजरीवाल को, ठीक है। बीजेपी को तो नहीं किया, कांग्रेस को भी नहीं किया। सिर्फ किस लिए किया होगा, कि इनको हराएंगे। फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी को, कितना बड़ा फायदा हुआ दंगों से। उधर से बीजेपी को फायदा हुआ देश के अंदर, कि हाँ यार, एक वोटर शिफ्ट होकर के हमारी तरफ आ गया, कांग्रेस गई खत्म, बीच से खत्म, हमारी तरफ आ गया, सीधा शिफ्ट हो गया वोटर, कि हिंदू के रखवाले हम, उधर केजरीवाल रखवाला मुस्लिम का। एक बार 3 बार दंगे हो चुके, एक बार छोटा बयान तक नहीं आया कि ये गलत हुआ। एक बार उन जगहों पे जाके तक नहीं देखा जहाँ पे लोग मारे गए। उसकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, वो भी टारगेट करके कि ये मुस्लिम थे। एक बयान तक नहीं आया। फायदा होता है, ये बहुत शानदार बात है। पोलर ब्रस बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो राजनीतिक दल जो कभी भी माहौल को फ्री नहीं होने देते, कभी भी आजाद नहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो देखा जाने वाला सबसे खतरनाक समय होता है चुनाव का। जैसे ही चुनाव आते हैं, ठीक है, सबसे खतरनाक कम्युनलिज्म अगर आपको देखना हो तो वो चुनाव के समय पे देखिए। इलेक्शन के समय पे जो आपको दिखाई देगा वो आपको पता चलेगा। मुझे एक छोटी सी कविता याद आती है, अ, शायद किनकी है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, राहत इंदौरी की है, कि बॉर्डर पे तनाव है, देखना देश में कहीं चुनाव है। ये वाली बात है। मतलब कोई कवि लिखता है तो ऐसे नहीं लिखता है, बहुत शानदार सोच समझ के लिखता है, ठीक है। इसके बाद सीपी भामरी।
कम्युनलिज्म के बारे में लिखता है। उनकी एक बुक है कम्युनलिज्म के ऊपर, हिंदुत्व एंड मल्टीकल्चरलिज्म, 1998 में आती है। He says that politics of caste is responsible for politics of religion। ये कहता है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो धर्म की पॉलिटिक्स के लिए जिम्मेदार है। कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, जाति की राजनीति, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, धर्म की कम्युनल राजनीति के लिए जिम्मेदार क्या है? कास्ट पॉलिटिक्स है। ठीक है। व्हेन वन पार्टी यूज कास्ट देन अदर पार्टी यूज रिलीजन, यानी कि जब एक पार्टी कास्ट का यूज करती है तो दूसरी पार्टी धर्म का यूज करती है। इस तरीके से बात कर रहे हैं सीपी भामरी। सीपी भामरी का नाम याद रखिए, ठीक है, सीपी भामरी। इनकी किताब का नाम है हिंदुत्व एंड मल्टीकल्चरलिज्म, 1998। इसके बाद है थॉमस ब्लूम। थॉमस ब्लूम हंसन, बहुत शानदार किताब है, मैंने पढ़ी थी। मैंने इस बार जो है मेरा असाइनमेंट था हिंदुत्व पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, उसके ऊपर मैंने ये किताब पढ़ी थी। तो उसमें क्या है कि ये बताते हैं द सेफरन वेव में ये राइज ऑफ बीजेपी के बारे में बात की। बीजेपी इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब ये राइज ऑफ बीजेपी इन इंडियन पॉलिटिक्स की भारतीय राजनीति में बीजेपी कैसे उभर करके आई है। जिसको अगर लगता हो कि बीजेपी को पढ़ना है कैसे उभर के आई, तो द सेफरन वेव आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड हैं, उनकी किताबें बहुत शानदार है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये कहते हैं कि एज लोअर कास्ट, एक तो लोअर कास्ट को साथ में लेके आई है, दूसरा ओबीसी स्टार्टेड मोबिलाइजेशन देमसेल्फ, यानी कि इन्होंने क्या किया, लोअर कास्ट को और ओबीसी को मोबिलाइज करना शुरू किया। मिडिल क्लास हिंदूज बिकम एनेक्जियस एंड गॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द रिहेटोरिक ऑफ बीजेपी, यानी कि बीजेपी की जो विचारधारा थी, बीजेपी का जो एजेंडा था, ठीक है, उससे मिडिल क्लास बहुत प्रभावित हुई, बहुत अट्रैक्ट हुई, और उसके अंदर आ रहे थे ओबीसी और लोअर कास्ट, उनको साथ में ले लिया इन्होंने। ठीक है। मिडिल क्लास में कौन आ रहा था? राजपूत प्लस ब्राह्मण बनिया, इन कास्ट को इन्होंने मोबिलाइज किया हर जगह पे। आपको अगर कभी पढ़ना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा असर्शन ऑफ कास्ट, ये चीजें जो है ये आपको पढ़नी चाहिए। असर्शन ऑफ कास्ट, इस देश के अंदर कौन सी जातियां जो हैं वो उभर कर आई है एकदम से आजादी के बाद में। जैसे मैं आपको बताऊं, हरियाणा के अंदर जो उभरे हैं वो जाट बहुत जबरदस्त तरीके से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, तीनों तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से उभरे हैं। दूसरी मैं आपको बताऊं यादव, यादव बहुत शानदार तरीके से उभरे हैं इन्हीं तीनों चीजों को लेके। मराठे बहुत तरीके से उभरे, रेड्डी उभरे हैं, कर्नाटक में एक लिंगायत है शायद, वो उभरे हैं। एक जाति और है वो मुझे याद नहीं आ रही है, मीणा भी बहुत जबरदस्त तरीके से उभरा है। ये एसटीज हैं, मैं कह रहा हूं ये वो कास्ट बताई है मैंने जो अछूत मानी जाती थी, छयों की छयों कास्ट जो हैं, इनका असर्शन हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से। अब इस असर्शन के खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है, वो फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं इसी के अंदर। असगर अली इंजीनियर को देखिए, असगर अली इंजीनियर क्या कहते हैं। असगर अली इंजीनियर जो है, इनकी इंपोर्टेंट बुक है कम्युनलिज्म एंड कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। ठीक है, कम्युनलिज्म एंड कम्युनल वायलेंस इन इंडिया, 1989 में किताब आई थी। देखो आपको कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ पे ये चीजें इंग्लिश में ही लिखी हुई है, क्योंकि इतनी मुश्किल तो है नहीं कि इनको हिंदी में भी लिख दें अभी। ठीक है, किताब का नाम है, ऐसे ही याद कर लो, अच्छा रहेगा। ये जो है यहाँ पे असगर अली इंजीनियर जो हैं, ये इस किताब में जो है मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं कम्युनलिज्म की, यानी कि कम्युनलिज्म का मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाए उसके बारे में बताते हैं कि मार्क्सिज्म की विचारधारा जो मार्क्सिज्म जो है वो कैसे देखेगा कम्युनलिज्म को, उसके बारे में बात करें। इसे कम्युनल पॉलिटिक्स इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये कहता है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। इनका मानना, ये कहते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये बात कहते हैं असगर अली इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो चीज देखी है वो देखी है अभी तक की, यहाँ पे जितना कम्युनलिज्म के बारे में बात की हमने वो सब चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रीजनलिज्म के बारे में। रीजनलिज्म क्या है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद एक क्षेत्र के प्रति लगाव की भावना होना है। जैसे कि क्षेत्रवाद, जैसे कि हम हरियाणा के लोग हैं, हमारा एरिया है, हम अपने एरिया से प्यार कर सकते हैं। बिहार के लोग हैं, वो कह सकते हैं हमारा एरिया, हम अपने एरिया से प्यार करते हैं, अपने एरिया से प्यार हो सकता है। झारखंड के लोग झारखंड से हो सकता है। ठीक है,
ऐसे ही बंगाल के लोग बंगाल से हो सकता है, मराठी का मराठियों से, महाराष्ट्र की ज़मीन से हो सकता है। अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की भावना जो वो क्षेत्रवाद होता है। जिस ठीक है, यानी कि ये क्या है कि पूरे सोसाइटी के अंदर जो है सारी जातियों के अंदर धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और अन्य समूह जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। कि कोई जाति आधार पे देख सकता है, धार्मिक आधार पे, भाषा के आधार पे, कि हम तेलुगु भाषी हैं, भाई हमारा एरिया, हम तेलुगु हैं। कन्नड़ भाषी हम कर्नाटक के लोग हैं। ठीक है, भोजपुरी बोलते हैं हम बिहार के लोग हैं। इस तरीके से हम जो है चीज़ों को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। रीजनलिज्म में साथ में क्या कि पहचान की राजनीति वो उभर कर के आती है। पहचान के दावों के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे हमेशा तनाव खड़ा होता है, यानी कि अपनी पहचान को लेकर के रीजनलिज्म जो है वो खड़ा होता है। रीजनलिज्म हमेशा पहचान की राजनीति के साथ में खड़ा हो जाता है। यहाँ पे बात आती है संजीव बारू। संजीव बारू जो है वो कहते हैं राजनीति में जो है, राजनीति में क्षेत्र एक प्राकृतिक और भौतिक इकाई नहीं है। ये कहता है कि नॉट ए नेचुरल फिनोमिना। संजीव बारू क्या कहते हैं, राजनीति में जो एक रीजनलिज्म है ये कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है कि अपने आप आ गया ही है। इट इज आर्टिफिशियल क्रिएशन बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि इसको जो है व्यक्तियों ने बनाया है। ठीक है, ये कहता है कि प्राकृतिक तौर पे नहीं बनी है। क्षेत्रवाद जो है वो अपने आप नहीं उभर के आया है, वो उभारा गया है। आर्टिफिशियल क्रिएशन बाय ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन है ये। ठीक है, संजीव बारू कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, क्षेत्रवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक स्थायी विशेषता है। यानी कि क्षेत्रवाद जो भारतीय यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स की जो है एक स्थायी विशेषता है। यानी कि क्षेत्रीय दल जो है अपने राज्यों के हितों को लेकर के ज्यादा चिंतित होते हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय दल की बात करें तो यहाँ पे आईएनएलडी है, जेजेपी है, क्षेत्रीय दल ही है। दूसरी बात करें हम जैसे अखिलेश यादव, ठीक है, मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, ये क्षेत्रीय दल है। उससे आगे बात करें आरजेडी और जेडीयू, ये क्षेत्रीय दल हैं। ये अपने स्टेट के इंटरेस्ट को लेके ज्यादा अ, आगे रहते हैं, अपने स्टेट के इंटरेस्ट को बढ़ाने की बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए आप, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो करते हैं, बीजेयू को देखिए। ठीक है, बीजू जनता दल उड़ीसा के अंदर, एआईडीएमके डीएमके, इनको देखिए, ये अपने एरिया को लेकर के बात करते हैं कि हमारा एरिया यार, हमारे एरिया को लेकर के हम बात करेंगे, हमारे एरिया के इंटरेस्ट है, हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो भारत में क्षेत्रवाद जो अपेक्षित सामाजिक राजनीतिक तत्वों की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो भारत में जो वो सोशल पॉलिटिकल जो एलिमेंट हैं, सोशल पॉलिटिकल जो बातें हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको एक्सप्रेस करता है। जो मुख्य धारा की राजनीति और संस्कृति में अभिव्यक्ति पाने में सफल नहीं होते। यानी कि क्षेत्रवाद क्या, क्षेत्रवाद वो चीज है जो मुख्य धारा की राजनीति होती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो होती है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो सेंटर की पॉलिटिक्स होती है वहां पे अपने आप को, अपनी संस्कृति को, अपनी राजनीति को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब जाकर के क्षेत्रवाद की राजनीति शुरू होती है। यानी कि मान लीजिए कि बिहार के लोगों का अगर रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में ना हो तो वो क्या करेंगे, वो फिर कहेंगे कि हम अपनी रीजनल पार्टी बनाएंगे, हम अपने एमएलए, अपने एमपी जो वो भेजेंगे और हमारी बात वो लोग करेंगे। ऐसे ही जैसे तमिलनाडु के लोग कहते हैं, कहेंगे कि हमारी बात करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनता है, हाँ, हमारा राष्ट्रपति क्यों नहीं बनता है, इस तरीके से। तो वो कहेंगे कि हम अपना बनाएंगे, अपने एमपी चुनेंगे। इसलिए रीजनल पार्टियां जो है वो सीट जीतती है वहां पे इसीलिए कांग्रेस नहीं जीतती है वहां पे, इसीलिए बीजेपी नहीं जीतती है, इसलिए बंगाल के अंदर नहीं जीती, वो क्षेत्रवाद है। उसके कारण, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है भाई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी चलेगी, वो कहते हैं कि हिंदी क्यों चलेगी, तमिल चलेगी, तमिल क्यों नहीं चलेगी, हमारा इंटरेस्ट, हम तमिल बोलते हैं, हमारी भाषा में बात करो, इस तरीके से। तो योगेश अटल जो हैं एक व्यक्ति हैं, एक स्कॉलर हैं इंडिया के, वो क्षेत्र को अनिवार्य रूप से राष्ट्रवाद की एक राजनीतिक घटना के रूप में चित्रित करते हैं। कि क्षेत्र जो राष्ट्रवाद का एक उदाहरण है, क्षेत्र राष्ट्रवाद का। देखो, इसकी बात को समझो, ये कहना चाहता है कि जैसे नेशनलिज्म होता है, नेशनलिज्म क्या है कि हम कहें कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, कोई कहे हम अमेरिकन हैं, ये तो राष्ट्रवाद हो गया, नेशनलिज्म हो गया। ऐसे ही क्षेत्र जो है वो भी राष्ट्रवाद का एग्जाम्पल है। यानी कि मैं हरियाणा का हूं, मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तमिल, मैं तमिलनाडु का हूं, वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी पहचान वहां की बता रहा है। तो वो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है, वो अपने तमिल से प्यार कर रहा है, इंडियन होने से पहले वो तमिल है, ये बात कहते हैं वो।
तो ये राष्ट्रवाद की एक राजनीतिक मतलब कि नेशनलिज्म का एक पॉलिटिकल फिनोमिना है, जिसके अंदर हम रीजनल नेशनलिज्म देख सकते हैं। ठीक है, ये योगेश अटल कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, क्षेत्रवाद के अलग अलग रूप क्या हैं, कि क्षेत्रवाद किन तरीकों से हमें दिखाई देगा, यानी कि रीजनलिज्म अगर हम देखें तो वो किस तरीके से दिखाई देगा हमें। जैसे स्टेट की हम बात करें तो अधिक स्वायत्तता मांग, यानी कि स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे, स्टेट को जो है ज्यादा अधिकार होने चाहिए, स्टेट को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, इनकी डिमांड करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे तमिलनाडु से जो है वो एक राजमन्नार कमीशन बन के आया था 1971 में। तो 1971 में राजमन्नार कमीशन आया था। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे 1978 में पश्चिम बंगाल से जो है पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम आया था पश्चिम बंगाल सरकार का। वो रीजनलिज्म की तो बात थी कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए। ऐसे ही जैसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था 1974 में, खालिस्तान के वाली बात जो आप करते हैं, पंजाब को ऑटोनॉमी चाहिए। ठीक है, फिर संघ से अलगाव आंदोलन, खालिस्तान आंदोलन जैसे कि, यानी कि खालिस्तान आंदोलन ये हुआ कि हम सेंटर से अलग रहना चाहते हैं, अलगाव करना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं सेंटर से। दूसरा, जैसे दूसरे राज्यों के आंदोलन जो हों, जिसमें गोरखालैंड है, बोडोलैंड है, ठीक है, तेलंगाना मूवमेंट है, तेलंगाना तो अलग राज्य बन ही गया। ये सारे मूवमेंट जो हैं ये इस रूप में हमें देखने को मिल सकता है, रीजनलिज्म। ठीक है, नागालैंड में भी मूवमेंट है, छत्तीसगढ़ में भी मूवमेंट है, झारखंड में मूवमेंट हुआ था, तेलंगाना में मूवमेंट हुआ है। इसी तरीके से कारण क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं, जब कारण पे बात करेंगे तो कारण में आएंगे, जैसे कि मॉडर्निज्म है, कारण बताते हैं, जैसे मॉडर्न आधुनिकीकरण सिद्धांत, यानी कि मॉडर्निज्म थ्योरी जो है, मॉडर्निटी की थ्योरी जो है, ये इसके ऊपर मॉडर्निटी की थ्योरी की बात करें तो रूडोल्फ एंड रूडोल्फ, याद रखनी ये चीज। मॉडर्निटी की बात कौन करता है, रूडोल्फ एंड रूडोल्फ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मॉडर्निज्म जो है वो कारण है, मॉडर्निज्म के कारण, क्योंकि कुछ स्टेट पिछड़ गए हैं, कुछ आगे निकल गए हैं, इसके कारण जो वो डिमांड करते कि हमारे हमें हम हमें हमें पीछे क्यों छोड़ दिया, हमें भी आगे लेके जाओ। फिर दूसरी चीज आती है अभाव की संस्कृति। अभाव की संस्कृति का मतलब ये कहते हैं जसमियर, मार्क जसमियर जो वो अभाव की संस्कृति की बात करते हैं। अभाव की संस्कृति का मतलब है कि हमारी संस्कृति को तुच्छ माना जा रहा है, हमारी संस्कृति को पीछे रखा जा रहा है, यानी कि हमारे पास चीजें कम पड़ गई हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ इसलिए कि हम दूर दराज के एरिया में हैं, इसलिए। फिर तीसरा है समृद्धि की संस्कृति, ये है जन जी की। थॉमस जन जी जो है समृद्धि की संस्कृति मतलब कि डेवलपमेंट की संस्कृति बोल सकते हैं। डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड पड़ रही है, अलगाव आंदोलन चल रहे हैं कि हमें भी डेवलप होना है। माटी पुत्र का सिद्धांत, ये मापरोन बेनर का है। माटी पुत्र का सिद्धांत ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है असमान विकास मॉडल। माटी पुत्र का मतलब ये होता है, इसको समझने के लिए, कि ये हमारी धरती है, अपनी धरती से प्यार करने वाले लोग होंगे वो। फिर असमान विकास मॉडल, असमान विकास मॉडल का मतलब वही है कि हरियाणा के अंदर कुछ ना होते हुए इतना डेवलप कर गया, छत्तीसगढ़ के अंदर सब कुछ होते हुए पिछड़ा हुआ राज्य, झारखंड के अंदर सारी खाने होने के बाद भी पिछड़ा हुआ राज्य। क्यों, तो डिमांड तो करेंगे ही। ठीक है, रॉबर्ट हार्वर्ड का ये मॉडल है। ठीक है, आसमान विकास मॉडल। इसके बाद विपक्ष की राजनीति का सिद्धांत, यानी कि विपक्ष, इकबाल नारायण की बात है ये, इकबाल नारायण ने सिद्धांत दिया विपक्ष की राजनीति। विपक्ष जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड करता रहता है। ठीक है, और स्टेट के खिलाफ बात करेगा, सेंटर के खिलाफ भी बात करेगा। ठीक है, इसके बाद अतुल कोहली ने अपना एक आर्टिकल लिखा था, क्या लोकतंत्र जातीय आंदोलन को समायोजित कर सकता है। इसमें वो कहते हैं कि क्षेत्रवाद के कारणों का, क्षेत्रवाद के जो कारण हैं उनके बारे में बताया इन्होंने, क्या लोकतंत्र जातीय आंदोलन को समायोजित कर सकता है। इस लेख में अतुल कोहली जो रीजनलिज्म के जो कोजिज हैं उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और वे भारत में जो लोकतंत्र के साथ जातीय आंदोलन को जोड़ देते हैं, यानी कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके साथ में जो है जातीय आंदोलन को वो जोड़ देते हैं। इसके बाद अतुल कोहली ने भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को एक उल्टा यू वक्र कहा है। उल्टा यू वक्र, क्षेत्रीय आंदोलन को उल्टा यू वक्र किसने कहा है, अतुल कोहली। नाम याद रख लेना, अतुल कोहली। ठीक है, अतुल कोहली फॉरेन पॉलिसी में भी लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक आंदोलन का मतलब कि कोई आंदोलन बनेगा तो वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन चीजों के ऊपर निर्भर होगा, तो वो निर्भर करता है नेतृत्व पे। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप क्या है उसकी, किसी के साथ भी कोई भी आंदोलन खड़ा हो, उसकी लीडरशिप होनी चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज
की जो है वो क्षमता पूरी होनी चाहिए। फिर उसके पास जो हो भारी समर्थन होना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत जरूरी है उसके लिए। ये एक अतुल कोहली ने डिसाइड की हैं चीजें, ठीक है। इसके बाद इकबाल नारायण जो है, इकबाल नारायण ने अपनी पुस्तक जो है, उनकी पुस्तक है रीजनलिज्म ए कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस इन द इंडियन कॉन्सेप्ट। रीजनलिज्म ए कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस इन द इंडियन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद एक अस्पष्ट अवधारणा है और दो अलग अर्थ में, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें। तो ये कहता है कि जो रीजनलिज्म है वो भारत में अगर हम देखेंगे, क्षेत्रवाद की बात करेंगे तो वो स्पष्ट नहीं है, वो किस मामले पे है, क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए जो वो कहता है कि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि ये देश के अंदर जो है डेवलपमेंट के मुद्दे उठाता है, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, ठीक है, रीजनल पार्टी को उभरने का मौका देता है, रीजनल डेवलपमेंट को मौका मिलता है। नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव था ये, नेगेटिव इसलिए है कि ये जो है ये सेपरेशन तक पहुंचा देता है बात को, अलगाववाद की बात करवा देता है, ठीक है। ये सेंटर के खिलाफ बात करवा देता है, एक कमजोर सरकार बनाने में भूमिका निभा सकता है, ये कमजोर सरकार बना सकता है देश की, ठीक है। और सेंटर को जो है ये कैप्चर करने की बात कर सकता है, किसी एक एरिया का प्रभुत्व हो सकता है जिसके पास सीटें ज्यादा हों, रीजनलिज्म इस तरीके से देश के अंदर आपस में खटास पैदा करवा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमने जितनी भी बातें की अभी तक धर्म की और रीजनलिज्म की, एक चीज बचती है हमारे पास, भाषा, ठीक है। भाषा को अभी हम नहीं करेंगे, भाषा के अंदर भी काफी बातें हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कई और सारे थिंकर हैं, उनको मैं जो है आपके करवाऊंगा धीरे धीरे करके। ये सब की जो किताबें हैं जो कुछ भी है वो सब आपके करवाने की कोशिश की जाएगी अभी, ठीक है। तो इसको जो है भाषा वाले पार्ट को जो है हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।